सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस फैकल्टी, हिंदी फैकल्टी। और आज हम लेके चलते हैं आपको क्लास 12th। बच्चों, राजस्थान बोर्ड जो 12th का पेपर रहा, कैसा रहा, कैसा आया, उसका एक विश्लेषण करते हैं हम। तो चलते हैं बच्चों, कितनी तारीख को? 8 तारीख को हमारा पेपर हुआ था, हिंदी कंपलसरी 12th क्लास 2021-22। और तो इसके प्रथम पेज पर आपको निर्देश दिए हुए थे। क्या निर्देश थे? कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर क्या लिखेगा? नामांकन लिखेगा। दूसरा था सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, बिल्कुल करना अनिवार्य है। तीसरा था बच्चों कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें, बिल्कुल लिखना था। आपने लिखा जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। बच्चे क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन आ रहा है, पांचवा नहीं आ रहा। नहीं, आपको जो खंड दिए गए थे, खंड अ ब स द, जिस भी खंड को आप लेना चाहते हैं पूरा हल करें, ऐसे बिखेरे नहीं आंसर को। तो बच्चों, प्रश्नों का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो बच्चों, किस तरह का प्रश्न पूछा? देखो, खंड क्या है? अ। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। गद्यांश हमारा था कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए कौन से ऑब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बिल्कुल लिखना था साहब। कैसा आया था कि जो समझता है कि यह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरा उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। अरे कौन कहता, कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा शक्ति से नहीं। इतिहास विधाता की योजना के अनुसार किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। अरे दुख और सुख तो मन का क्या है बच्चों? विकल्प है। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन दूसरों के वश में है। यानी दूसरों के मन के अनुसार काम करता है तो दुखी रहेगा। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है। बच्चों, छंद की तरह बांट देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, मिथ्या यानी झूठे दिखावा करता है, और दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 देखो कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक सुख और दुख, आडंबर, अबोध, बुद्धिहीन। तो हमने क्या उत्तर दिया इसका? सुख और दुख। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिया हमने कि सुखी कौन है? सुखी कौन है? जिसका जो मन है वो अपने वश में है, वह सुखी है। तो कहां पर आया? जिसका ऑप्शन, जिसका मन वश में है वह क्या है बच्चों? सुखी। एक एक अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य किसके लिए जी रहा है? किसके लिए? अरे विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है, बिल्कुल जी रहा है साहब। फिर मिथ्या आडंबर कौन रचता है? मिथ्या आडंबर वह रचता है जिसका मन अपने वश में नहीं है, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, अबोध कौन है? अरे अबोध कौन है? अभिमानी मनुष्य जो बुद्धिहीन मिथ्याचारी नहीं, जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है, यानी उसको क्या कहा गया? अबोध कहा गया है। बच्चों, सुख और दुख क्या है? क्या है ये मन के विकल्प। सुख और दुख मन के विकल्प है। आगे चलें। फिर पद्यांश पढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके
नीचे दिए गए विकल्पों को चुनिए, उनमें से एक उत्तर पुस्तिका में लिखिए कि रोना और मचल जाना भी, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। अरे बड़े बड़े मोती से आंसू क्या थे, जयमाला पहनाते थे। मैं रोही माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पूछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा लिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नयन नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। बच्चों प्रश्न देखिए आप कि रोना और मचल जाना क्या दिलाता है, आनंद, भय, दुख और क्रोध। तो बच्चों रोना और मचल जाना में भी क्या है, आनंद आता है। दूसरा है जयमाला किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है बच्चों, मोतियों की। लेकिन आपसे यदि पूछा गया कि जयमाला किसकी, तो आंसुओं से भी बनती है, बच्चों की तो आंसुओं से बनेगी, और ऐसे जयमाला मोतियों की बनी हुई होती है। तो आंसू और मोती दोनों इसके करेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल आगे चलें। सबके चेहरे क्यों चमक उठे, आंसू देखकर, रोने से, चंदा दिखलाकर, मुस्कान देखकर के सबके चेहरे चमक उठे। बच्चों इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जीवन, दादा, बचपन, जयमाला। तो इसका क्या हो सकता है, बचपन शीर्षक हो सकता है। आगे चले हम 11, क्वेश्चन नंबर 11, दादा ने कवयित्री को क्या दिखलाया, बिल्कुल चंदा, मोती, साम्राज्य, नयन। तो चंदा दिखलाया, बिल्कुल। 12 क्वेश्चन है, नयन नीर युत का अर्थ क्या है, आंसू से भरे आंखें। कहां पर है, आंसू भरे आंखें। तो ये गद्यांश, अपठित गद्यांश और काव्यांश हमने बच्चों हल किए। अब चलते हैं व्याकरण शास्त्र की ओर, रिक्त स्थानों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम में खाली स्थान छोड़ दिया, तो मैंने यहां पे लिखा बोलना मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा का लिखित रूप ही क्या है बच्चों, भाषा का लिखित रूप ही लिखित भाषा कहलाती है, कहलाता है। घोड़ा सवारी के काम आता है, अभिधा शब्द शक्ति, कौन सी शब्द शक्ति है, क्यों है, क्योंकि जहां पर सामान्य से सामान्य अर्थ होता है वहां पे अभिधा होती है, बिल्कुल होती है। लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली, जहां पर लक्षणों को प्रकट किया जाता है वहां पर बच्चों लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, बच्चों च वर्ण की आवृत्ति है, किसकी है, च वर्ण की। च वर्ण एक से अधिक बार आया है, और जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, जो हमने पढ़ा था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखें, जहां शब्दों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ में भिन्नता हो, बिल्कुल यमक अलंकार पढ़ा है हमने। उसमें शब्द कनक कनकते, 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए, बिल्कुल। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, हाँ। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, यमक अलंकार है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। इन्होंने पूछा पारिभाषिक शब्दावली में नोटिस क्या होता है, तो बच्चों नोटिस को सूचना कहते हैं अपन हिंदी में, करिकुलर परिपत्र को कहते हैं, बिल्कुल। ये आधे आधे नंबर के थे 2, तो कितने नंबर हो गए, 1। दूसरा है शब्दकोश क्या होता है, बच्चों शब्दकोश उसे कहते हैं जिसमें शब्दों को यूं ही अथवा अर्थ सहित क्रम विशेष सुनियोजित कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप कि इंटरनेट पत्रकारिता से आशय क्या है। आपने देखा होगा कि ई पत्रिका चलती है, क्या होता है कि पत्रिका लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरनेट के माध्यम से ही हम सारे समाचार पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट के 2 रूप हो सकते हैं, ईमेल द्वारा भेजे जाने वाले समाचार जो रिपोर्टर के लिए तैयार होते हैं, दूसरा जन सामान्य के लिए किसी भी वेब पर
भेजे जाने वाले समाचार, ये क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि यशोधर बाबू अपनी घरवाली को आधुनिकता सा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक किया करते थे? बिल्कुल, कि अधिक पैशन करने के कारण यशोधर बाबू ने क्या कहते थे बच्चों? शान यल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुंह से, लोग करे तमाशे कहकर उसका क्या करते थे? मजाक उड़ाया करते थे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल, सिल्वर वेडिंग में से इस कहानी का क्या आशय है साहब? भाई इस कहानी में दर्शाया क्या है? श्याम मनोहर जोशी ने बताने का प्रयास किया है कि आधुनिकता और प्राचीन संस्कृति, इन दोनों के मध्य आज भी सभी घरों में टकराहट रहती है, क्योंकि व्यक्ति, पुराने जमाने के व्यक्ति समय के अनुसार ढलना नहीं चाहते और नए जमाने के नई विचारधारा के आज की युवा पीढ़ी पुरानी प्रतिमानों को उसमें नहीं पढ़ना चाहती, उनको छोड़ देना चाहती है, इसलिए दोनों में टकराहट बनी रहती है। सिल्वर वेडिंग कहानी में रचनाकार श्याम मनोहर जोशी की है। इस पाठ का आशय है कि पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण, क्योंकि आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका वसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए क्या बन गया है? सरदर्द बन गया है। बच्चों आगे चलता हूं। झूठ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? भाई क्यों छुड़वाई? क्योंकि वह आराम से रह सके, घूम सके और बिल्कुल स्वतंत्र होकर के हंसी मजाक कर सके और बच्चा खेत पर जाए, पानी दे, पशुओं को चराए, इसलिए उन्होंने बच्चे की पढ़ाई छुड़ा दी थी। तो लिखा हुआ है कि लेखक के पिता पढ़ाई इसलिए छुड़वाई जिससे कि घर की सारी जिम्मेदारियां बच्चा संभाले और खुद ऐसो आराम से रह सके और गांव में कनकियां मार सके। बिल्कुल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेला रहना क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा बच्चों? क्योंकि पहले की अपेक्षा उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। इस स्थिति में वह ऊंची आवाज में कविता गा सकता था, अरे वह अभिनय भी कर सकता था और वह थुई थुई करके नाच भी सकता था। इस तरह अब उसको अकेलापन बहुत अच्छा लगने लगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। कविता 4 नंबर कविता कौन सी है? कैमरे में बंद अफाइज कि कवि रघुवीर सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम। बिल्कुल, तो 2 रचनाओं के नाम कर सकते हैं। सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, 2 रचनाओं के नाम हो गए। और 10 क्वेश्चन है कि महादेव वर्मा का जन्म 1907 आपको पता होगा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बिल्कुल हुआ था साहब। फिर क्वेश्चन नंबर 11, स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? झूठ कहानी के आधार पर। बच्चों स्कूल में लेखक का ध्यान कब लगने लगा था? जब सौंदर्यकर जी मराठी भाषा के अध्यापक आए और वह कविताओं को इस तरह से गाते कि बच्चे झूमने लगते और खुद भी झूमने लगते, तो पढ़ाई का इंटरेस्ट उसका बनता गया। ये आ गया आपको? बिल्कुल। फिर है खंड ब दिया हुआ है साहब। खंड ब में क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रित माध्यम लेखन में के लिए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, निम्न बातों का ध्यान होना चाहिए। 2 बातें इसमें दी है। इसकी भाषा आसान होनी चाहिए जिससे साक्षर से विद्वान तक मूल भाव समझ सके। बच्चों शब्दों की बनावट अच्छी एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, सामान्य पूछा गया। और आपको एक बात और बता देता हूं कि आपके पेपर का जो मूल्यांकन हुआ, ये वो मूल्यांकन है कि आपका पेपर कैसा रहा, एवरेज रहा, ठीक है ना। तो पत्रकारिता लेखन पर टिप्पणी कीजिए। पत्रकारिता लेखन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह देश विदेश की समस्त गतिविधियों एवं घटनाक्रम की जानकारी देता है, जिससे समाज में जागरूकता आती है। अखबार व अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों एवं श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए लेखन करता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? पत्रकारिता कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इस बार बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए, बच्चों को आसानी से वो आ भी गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अध्यापक व छात्रों के बीच, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
बिल्कुल 2 नंबर का प्रश्न है। कोई भी बच्चा यदि 5th क्लास के बच्चे को भी दे दोगे कि ये क्वेश्चन के 5 वाक्य लिखा, तो वो भी लिखेगा जो आपने लिखा है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, सीधी बात थी पर कविता की मूल संवेदना क्या थी? कि बच्चों मूल संवेदना क्या थी? कि हमें अपने कथ्य को आसान से आसान भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। भाषा की क्लिष्टता कठिनता में उसको उलझाए नहीं, कभी कभी बदनामी का कारण भी वो बन जाती है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, कोई ऐसा नहीं कि कठिन भाषा रही हो क्वेश्चन की, बिल्कुल आसान है। तो क्या है कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति का आशय यह है क्योंकि जिस प्रकार पतंग आसमान की ओर बढ़ती है उसी प्रकार बच्चे भी अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ आकांक्षाओं की ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर होते रहते हैं। बच्चों ये पूछा गया है शिरीष की कालजयी अवधूत। शिरीष किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो अवधूत मानने के पीछे लेखक का क्या तर्क है? क्योंकि वो क्या है, सर्दी गर्मी बरसात में अपनी अडिगता को नहीं छोड़ता। अरे भीषण से भीषण गर्मी में भी बिल्कुल हरा भरा खिला रहता है। तो उसी तरह से हमारे समाज के ऐसे महापुरुष हुए जो हमारे देश पर कई तरह के संकट आए लेकिन इतने अडिग रहे कि देश आजाद नहीं हुआ तब तक वह अपने अस्तित्व को कायम इस देश में रखते रहे। क्योंकि शिरीष प्रत्येक मौसम में, चाहे वो बसंत का आगमन हो या जेठ की उमस एवं लू भरा महीना, तब भी जीवन की अजेयता का मंत्र फूंकता रहता है। बच्चों इसके बाद है जैनेन्द्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। लेखक के अनुसार परचेजिंग पावर का मतलब है पैसों का अनावश्यक खर्च करना और दिखावटी या बनावटी जीवन शैली पर अपना जीवन न्यौछावर करना। फिर अच्छा प्रश्न 11, क्वेश्चन नंबर 11, यशोधर बाबू बिल्कुल ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे? क्योंकि एक तो उनके पास वो घड़ी थी जो हमेशा ही लेट चला करती थी, हाँ, और इसलिए लेट पहुंचते थे। क्यों? क्योंकि 5 बजे के बाद वह अपने जो जूनियर होते उनसे गप्पे लगाते ताकि दिन भर की थकान मिटती। फिर वहां से चलते मंदिर के दर्शन करते, बाग बगीचे में चलते, फिर घूमते 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 अपने घर पहुंचते तो लेट हो जाते। तो यशोधर बाबू घर इसलिए लेट पहुंचते थे क्योंकि उनकी घड़ी एक तो गलत समय बताती थी और वह 5 बजे के बाद अपने जूनियरों के मनोरंजन बातें कर दिन भर की शुष्क व्यवहार का निराकरण करते थे। तो यह भी आपको आ गया होगा, आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 12, दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की? जूझ कहानी के आधार पर समझाइए। दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को समझाया। बच्चों प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रेरणादायक प्रश्न आया है। क्या है कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजे, उसकी पुस्तकों की व्यवस्था भी की और कुछ समय फीस भी भरी। दत्ताजी राव ही उसे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के गए हैं। तो बच्चों फिर और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि निम्नलिखित निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। खंड कौन सा है? स। और प्रश्न कैसा आया? हाँ, खंड स में जो प्रश्न पूछे गए वो बच्चों के लिए इतने आसान तो नहीं है, लेकिन यदि उन्होंने समझ करके हल किया होगा तो इतने कठिन भी नहीं है। बच्चों कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा है? उद्देश्य केवल प्रश्नकर्ता का ये रहा है कि अपनी प्रसिद्धि और अधिक से अधिक धन कमाना, क्योंकि प्रश्नकर्ता मानवीय संवेदनाओं से हीन था। उसको बच्चे की भावना से कोई मतलब नहीं था। वह तो अरे बच्चों की करुणा को दर्शकों में प्रकट कर पैसा कमाना चाहता था। तो हम इसमें क्या लिखा कि कार्यक्रम संचालक और निर्माता का एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ताकि वह धन वो प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े वो अपनाता है। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो सहानुभूति बटोरने का संचालक का पूरा उद्देश्य पूरा हो जाता है।
समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है और इससे उसे धन और यश मिलता है। बच्चों आगे चलें। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि उषा कविता के आधार पर बताइए अथवा है कि किन उपमानों का प्रयोग किया गया। बिल्कुल, उपमानों यानी प्रतीक के रूप में क्या क्या लिया। हाँ, जैसे शंख जैसा, स्लेट पर लिखी हुई बत्ती जैसा। हाँ, तो इसमें लिया है कि कवि ने नीले शंख राख से लिपा हुआ चौका, गीला चौका, सील, स्लेट, नीले जल, गौर युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द है। इन उपमानों के माध्यम से कवि सूर्य उदय का गतिशील वर्णन है। ये उपमान कविता के क्या देते हैं बच्चों? गति प्रदान करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 किससे पूछा गया है? जैनेन्द्र कुमार जी की बाजार दर्शन से, कि भगत जी का आचार समाज शांति क्षमता की स्थापितना किस प्रकार सहायक हो सकता है। बच्चों, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर आता है कि उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। वे चौक बाजार में आंख खोलकर चलते हैं। बाजार की चकाचौंध उन्हें भौचक्का नहीं करती, उनका मन भरा हुआ होता है, अतः बाजार का जादू उन्हें बांध नहीं पाता। उनका मन अनावश्यक वस्तुओं के लिए विद्रोह नहीं करता। उनकी जरूरत निश्चित है। उन्हें जीरा और काला नमक खरीदना होता है, वे केवल पंसारी की दुकान पर रुककर अपना सामान खरीदते हैं। ऐसे व्यक्ति बाजार में सार्थकता प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जीवनचर्या संतुलित होती है। बहुत अच्छा प्रश्न लिख दिया है बच्चों। 15 देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच वैचारिक अंतर दिखाई देता है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि यशोधर बाबू तो अपने आप को बदल ही नहीं सके जमाने के अनुसार, जबकि उनके बेटे और बेटी ने मां को बिल्कुल नई पीढ़ी के साथ अपने आप में ढाल दिया था, जिसके कारण उनके बीच क्या रही? वैचारिक टकराहट हमेशा बनी रही। बिल्कुल, यशोधर बाबू की पत्नी समय को अच्छी तरह से पहचानती थी। वह जानती थी कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त की जा सकती है जब बच्चों की सोच के अनुसार चला जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यवहार भी वही कहता है कि दूसरे उसके व्यक्तित्व के विकास पर किसी व्यक्ति विशेष या वाद का प्रभाव नहीं है। तीसरे, संयुक्त परिवार के साथ उसका अनुभव सुखद नहीं रहा, उसकी इच्छाएं अतृप्त रही। उसके अनुसार मुझे आचार व्यवहार में ऐसे बंधनों में रखा गया मानो जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। अब वह बेटी के कहने पर हिसाब से कपड़े पहनती है। वह बच्चों के मामले में कभी भी दखल नहीं देती है। बच्चों, दूसरी तब यशोधर बाबू स्वयं को बदल नहीं पाते। वे सदैव किसी न किसी उलझन के शिकार हुए है। वे सिद्धांतवादी है। इस कारण वे परिवार के सदस्यों के साथ क्या नहीं करते? तालमेल नहीं बिठाते। उन पर किसनदा का प्रभाव है, जो परंपराओं को ढोते हुए अंत तक फटे हाल मरे। वे संयुक्त परिवार भारतीय परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे, परंतु परिवार उन्हें निरर्थक मानता था। यशोधर बाबू पार्टीबाजी, फैशन, अच्छे मकान में रहना आदि को पसंद नहीं करते थे। वे आधुनिक भौतिक वस्तुओं को बंधन नहीं मानते थे, फलत वे अलग थलग हो जाते थे। अंत में उन्होंने परिस्थितियों के साथ समझौता करना पड़ा। बच्चों, फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाएं। अथवा में भी दिया है एक विद्यार्थी के जीवन में क्वेश्चन कैसा रहा? सामान्य रहा कि विद्यार्थी के जीवन में गुरुजी का क्या महत्व है। अच्छा प्रश्न है, हर कोई इसको बना सकता है। जैसे ये मैंने बनाया वैसे आपने भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनाया होगा। बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 16 पूछा, हरिवंश राय बच्चन जी की कवि परिचय दीजिए। आपने 1907 इलाहाबाद इनका जन्म हुआ, एमए और पीएचडी की शिक्षा हुई। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इनकी सर्वोत्तम रचना रही। फिर इसके बाद पूछा धर्मवीर भारती जी, एक कवि और एक लेखक का पूछते। 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कानूप्रिया, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान इसके हो सकते हैं। बच्चों, खंड द, फोर्थ खंड
तो पहला ही क्या है, पहले क्या पूछा जाएगा, व्याख्या पूछी गई है। तो व्याख्या देखो आप, निम्नलिखित पद्यांश में सप्रसंग व्याख्या कीजिए कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गरीबी गर्भीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, अरे दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है वह अपलक है। बिल्कुल। एक ये आपसे फिर गोरखपुरी जी जो हमने पढ़ा, कौन सी दिवाली वाली, तो अथवा में दिया हुआ है, तो इसमें व्याख्या बहुत अच्छी है, तो हम भी इसको प्रयास करें। देखो, सब प्रसंग लिखा प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 3 में संकलित सहर्ष स्वीकारा है से उद्धृत है। इसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध। इस कविता में कवि ने जीवन के सुख दुख संघर्ष अवसाद उठापटक का सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। अब व्याख्या क्या है बच्चों, कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है जो भी है उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। क्यों करता हूँ, इसलिए मेरा जो कुछ है वह उसको माँ या प्रिया अच्छी लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन की बहती भावनाओं की नदी, ये सब क्या है बच्चों, मौलिक है। इनका एक न एक अस्तित्व रहा है तथा नए हैं। इनकी मौलिकता के कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, उपलब्धि है, वह सब तुम्हारी ही क्या रही बच्चों, प्रेरणा रही है। फिर इसमें विशेष लिखते हैं साहब, कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय किसको देता है, उसकी माँ और उसकी प्रिया को देता है। संबोधन शैली है साहब, मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी बना रही है, विचार वैभव भीतर की सरिता रूपक अलंकार है, और पल पल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का समावेश है। सहर्ष स्वीकारा है, गर्भीली गरीबी विचार वैभव अनुप्रास अलंकार की छटा भी इसमें है, खड़ी बोली है, और मुक्तक छंद में लिखी गई ये कविता है। बच्चों फिर आगे चलते हम 18, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहले तो वो तो था काव्यांश, यह है गद्यांश। ये कहाँ से लिया गया, भक्तिन से लिया गया। महादेवी वर्मा की रचना है। भक्तिन और मेरे बचपन में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई सेवक स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी अपने सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना कि अपने घर की बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिस सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकार से परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। बच्चों अब इसकी व्याख्या लिखी, देखो 2 व्याख्या आपसे पूछी गई है, जो आपने अच्छी लगी उसको हल किया, ठीक है। तो इसकी किस तरह से व्याख्या बनी है, देखो हम उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय कौन है 11, छायावादी कवयित्री कौन है साहब, लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन रेखा चित्र से अवतरित है। फिर हमने इसमें प्रसंग लिया साहब, प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने भक्तिन के माध्यम से स्वामी भक्ति का परिचय दिया है। अब कैसे दिया है, व्याख्या देखो आप। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखिका कहती है कि मेरे और भक्तिन के बीच सेवक और स्वामी का सा संबंध था, जैसे स्वामी न तो सेवक का साथ छोड़ता है और न ही सेवक स्वामी का, ऐसा ही स्वभाव था भक्तिन का। क्योंकि जब मेरे को देश के लिए जेल जाने का अवसर आया तो बिना कहे भक्तिन ने अपने कपड़े मेरे कपड़े एक पोटली में बांध लिए, क्योंकि भक्तिन नहीं चाहती थी कि महादेवी दुख भोगे, भक्तिन घर पर सुखी रहे। ये कैसे संभव हो सकता है, इसलिए लेखिका भक्तिन को नौकरानी कहना असंगत सा लगा। जिस तरह अपने घर आने वाले उजाले अंधेरे एक दूसरे के संपूरक होते हैं, उसी प्रकार सुख और दुख महादेवी के साथ हमेशा बने रहे। भक्तिन ने अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व से मेरे जीवन को क्या कर लिया था, घेर लिया था।
बच्चों विशेष भी लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश सरल, सहज और भावपूर्ण भाषा में लिखा गया है। इस गद्यांश में सेवक स्वामी के आत्मिक संबंधों को उजागर किया है। बच्चों इसके बाद आपको देखना है कि पत्र किस तरह से आया था और किस तरह से आपने लिखा है। अपने विद्यालय में खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा तैयार करनी है। निविदा कैसे तैयार की? पहले मैंने कार्यालय का नाम लिखा, फिर क्रमांक, निविदा क्रमांक लिखा, फिर दिनांक लिखा, और दिनांक के बाद बच्चों इस तरह के फॉर्मेट मैंने बनाया। निविदा सूचना, विद्यालय की समस्त भौतिक सुविधाओं को देखते हुए विद्यालय में खेल सामग्री का अभाव बना हुआ है और कुछ समय बाद राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का विद्यालय की ओर से नामांकन भरा जा चुका है। अतः दिनांक 15 अप्रैल 2022 से पूर्व नई खेल सामग्री खरीदकर छात्रों को उपलब्ध करवाएं। विवरण 2 बैट, 1 दर्जन बॉल और आपके आज्ञाकारी शिष्य, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर अथवा में भी पूछा गया है विज्ञप्ति, तो दोनों में से आपको एक हल करना था। बच्चों फिर इसके बाद है क्या? अंतिम प्रश्न निबंध, और एक विषय पर निबंध लिखना था और आपसे पूछे गए 4 टॉपिक आपको दिए गए थे। मेरा मानना यह है कि 2 निबंध इसमें कठिन थे। एक तो ये असम राजधानी वाला बिल्कुल कठिन था, और आप ये मान के चलिए और कोई कठिन नहीं था, एक प्रश्न कठिन था, बाकी 3 प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आसान थे। 3 टॉपिक जो दिए गए थे निबंध के बिल्कुल आसान थे, इसमें तो कोई दोहराई हो ही नहीं सकती। तो हमने जैसे बेटी बचाओ का इसमें मैंने लिखा और बेटी बचाओ के लिए दिया साहब। इसके अलावा बेटी बचाओ के अलावा और भी दिया। एक निबंध महंगाई का भी लिया था मैंने, एक निबंध महंगाई, ये महंगाई वाला भी लिया। जितने भी टॉपिक दिए उनको सबको एक्सप्लेन किया बिल्कुल। तो इस तरह के प्रश्न जो पूछे गए, महंगाई बढ़ने का कारण, महंगाई कालाबाजारी बढ़ने से किस तरह से इसका उपाय किया जा सकता है, बिल्कुल रहा। और बच्चों इसके बाद निष्कर्ष, अब हम ये देखें कि हमारा जो हमने पूरा पेपर पढ़ा, जितना भी क्वेश्चन आंसर बने सारा हल किया, तो पेपर कैसा रहा? पेपर बिल्कुल सामान्य रहा, एवरेज, जिसमें 60% क्वेश्चन आसान थे, 20% क्वेश्चन एवरेज और 20 थोड़े से कठिन थे। पेपर बड़ा भी नहीं था, छोटा भी नहीं था, जितना समय आपको मिला उसके हिसाब से पेपर बना हुआ था, अच्छा बना हुआ था, और ऐसा लगा जैसे कि आपने जाते ही सारे प्रश्न हल कर दिए होंगे। और बच्चों हम सभी इस पेपर की ओर से बोर्ड की हम देखें कि बोर्ड का जो पेपर पैटर्न बहुत अच्छा जो आपका रहा, उसके लिए बोर्ड वालों को लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भी हम उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। सभी बच्चे आगे बढ़ते रहे, निरंतर आगे बढ़े, और एक ना एक दिन आपने जो लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य की आप पूर्ति करें। सभी बच्चों को इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।